साथियों नमस्कार, स्वागत है अपने YouTube चैनल BSCB संग्राम में। साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो रक्षाबंधन आने वाला है और खुशखबरी के साथ हम आशुतोष सर 6:30 पे उस दिन हम लाइव क्लास लेके आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना देंगे। और उस दिन कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिस के साथ भी हम लेके आने वाले हैं। उस दिन क्या क्या चीज रहेगा और वो सब देखना 6:30 में ना भूले, ठीक है। सुबह 6:30 में रक्षाबंधन के दिन हम लेके आएंगे आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट धमाका सेशन, जो आप सभी 2026 बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए साथियों, तो आज हमको क्या पढ़ना है? कृषि संसाधन के बारे में पढ़ना है, कृषि के बारे में पढ़ना है। हम पहला पढ़ाए हुए थे, उसके बाद दूसरे का चैप्टर जो पढ़ाने वाले थे वो नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे आप सभी को पढ़ाएंगे। और कृषि संसाधन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में, और यहीं से क्वेश्चन फंसेगा और आप टॉपर बनेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो चलिए आइए प्यारे साथियों, जुड़ जाइए। कृषि की दृष्टि में भारत का एक महत्वपूर्ण देश है। मतलब कृषि की दृष्टि में भारत का एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य की संलग्न है। मतलब इसकी जो तिहाई मतलब 2/3 जनसंख्या है वो कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। मतलब जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों की अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। क्या करती है? खाद्यान्नों के लिए अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योग के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है, ठीक है। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि के भी नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योग के नाम बता सकते हैं? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए अब हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए साथियों, चलिए आगे। कृषि हमारे देश के लिए प्राचीन आर्थिक क्रियाएं हैं। मतलब कृषि हमारे देश के लिए प्राचीन आर्थिक क्रियाएं जो पिछले हजारों वर्ष के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक, संस्कृत, रीति रिवाज के अनुसार खेती करने की विविधियों के सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती के लेकर वाणिज्यिक खेती तथा कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित
प्रकार की कृषि तंत्र अपनाई गई है। मतलब इसका अर्थ क्या है, चलिए बताते हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। कृषि हमारे देश की आर्थिक क्रिया है जो पिछले हजारों वर्ष के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति रीति रिवाज के अनुसार खेती करने की विविधताएं के सार्थक परिवर्तन हुआ है और जीवन निर्वाह खेती के लिए वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं जो वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में जानते हैं। तो चलिए क्या कह रहा है ये, तो चलिए आइए, ठीक है, आइए। इस प्रकार कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। मतलब इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। मतलब क्या कह रहा है कि जो इस प्रकार की जो कृषि होती है कुछ भागों में अभी भी की जाती है। तो चलिए प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों के आदिम कृषि हौजोलों जैसे लकड़ी के हल, दो और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरक और फसल उगने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्त पर निर्भर करती है। मतलब इसका अर्थ कर रहा है इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। मतलब जैसे कृषि हम लोग करते हैं ना, मतलब कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भारत के एक छोटी सी टुकड़ों पर आदिम कृषि और जोलों जैसी लकड़ी के हल, दोओं और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम विभाजन मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरक और फसल उगने के लिए अन्य पर्यावरण परिस्थितियों की उपयोग पर निर्भर करती है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें क्या कह रहा है, तो चलिए यह कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है, कृषि है। तो ये क्या है, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसानों में जमीन के टुकड़े साफ करने और उन पर अपने परिवार से भरण पोषण के लिए अनाज का अन्य
खाद्य फसल उगते हैं, और जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि पे टुकड़े के स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। और कृषि के इस प्रकार की स्थानांतरण से प्रकृतियों द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो पहले इसको समझा दें, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, यह क्या है, कर्तन दहन प्रणाली है। यह क्या है, कर्तन दहन प्रणाली है, जिस किसान जमीन के टुकड़े, मतलब किसान के जमीन के टुकड़े साफ करने और उन पर अपने परिवार को भरण पोषण के लिए अनाज का अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। मतलब किसान जो है जमीन पे टुकड़े साफ करके अपना परिवार को भरण पोषण के लिए अनाज अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है, तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। मतलब कृषि का जो कृषि के लिए भूमि का दूसरा जो टुकड़ा है उसको साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी का उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, इससे क्या होती है, उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। चूंकि किसान की उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों के प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, मतलब क्योंकि जो कृषि उर्वरक होती है अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब जो किसान हैं उर्वरक अथवा अन्य तकनीकों का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। मतलब इसलिए इनकी जो है ना, इस प्रकार की कृषि की उत्पादकता कम हो जाती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो चलिए प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी के बीच मिलते रहें। तो चलिए आगे हम जाते हैं और बताते हैं। ठीक है, उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इस झूम कहा जाता है। मणिपुर, पलामू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इससे दीपा कहा जाता है। ठीक है, चलिए जो ये है
उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इस झूम कहा जाता है, और मणिपुर और पलामू में, और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो चलिए, यह आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे समझाता हूँ। झूम क्या है? कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका को मिलाफा और वेनेजुएला में कोनुको और ब्राजील में लोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, डगनोसिया में लंडाग और वियतनाम में ले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। भारत में भी यह प्राथमिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसा मध्य प्रदेश में बेबल या दहिया, आंध्र प्रदेश में पांडु अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी और कोमान या बलिंगी, पश्चिम घाट में कुमाली और दक्षिण पूर्व में राजस्थान में वालेल या वालतेल, हिमालय क्षेत्र में खील और झारखंड में कुलुआ और उत्तर पूर्व प्रदेशों में झूम आदि। तो चलिए साथियों, तो यह आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या क्या है, और चलिए मैं आगे बताता हूँ आगे क्या क्या है। चलिए, चैनल को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि हम लोग नहीं सोते हैं रात में। काय के लिए 4-5 दिन से लाइन नहीं रह रहा है। 4-5 दिन से रात को लाइन नहीं रह पाता है। यहाँ पे लाइन की समस्या बहुत ज़्यादा है, पावर कट की समस्या ज़्यादा है। तभी भी हम लोग आप सभी का क्लास नहीं छोड़ते हैं, तभी भी हम लोग लेते हैं क्लास। हम लोग तभी भी लेते हैं, टॉर्च बाल के लेते हैं, मोबाइल का टॉर्च जला के लेते हैं। इतना आपके लिए कोई नहीं कर सकता है। जिसको इतना समस्या हो वो कैसे आप सभी को पढ़ाता है ये हम लोग जानते हैं। हम लोग कैसे पढ़ाते हैं ये हम लोग जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। सीटेश सर से भी पूछ लीजिएगा हम लोग कितना कठिन मेहनत, कितना कठिन से हम लोग पढ़ाते हैं। अभी हम आप सभी के आपके सामने हम बोल रहे हैं, ये क्या है? हम लोग फोन को चार्ज दूसरे के घर में जा के चार्ज करके तब हम लोग आप सभी को पढ़ाते हैं। समझ में आया? इतना दिक्कत है यहाँ पे। पावर बिहार है, बिहार में सब कुछ संभव है। लाइन तो 4 दिन 5 दिन से नहीं रहता है बिहार में, आप जानते हैं। हम लोग को कल कितना समस्या हुआ था रात में, ये हम जानते हैं ना। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ाते हैं आप सभी को, और लास्ट तक जुड़े रहिए। लास्ट तक आप सभी लोग जुड़ते रहें हम लोग के साथ।
प्यारे साथियों ये फिगर चेक कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। और हम लोग आगे बताते हैं क्या होता है। कितना है, चेक नंबर 4.1 में है। लीजा असम में दीपू के बाली क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता है। वह अपने परिवार के सदस्य द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पतियों को काट कर वह जलाकर साफ करते देखें। कल आनंद का अनुभव करते हैं। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के जलने द्वारा झलने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचाई करने के सहायता करते हैं। वह अपने परिस्थान से लगाव रखते हैं और जब तक संभव हो यह रहना चाहती है, परंतु इस छोटे बच्चे को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरकता के बारे में कुछ भी पता नहीं, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि की टुकड़े को तलाश करनी होगी। ठीक है, तो आगे चलिए हम बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि झींगा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा था? इसमें पूरा डिटेल दे दिया गया है। आप सभी लोग देख के आप सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि यही सब आप सभी का क्वेश्चन फंसेगा और आप टॉपर बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम नहीं कहते हैं, क्योंकि इसी में से आपको जो एनसीईआरटी बुक हम लोग पढ़ाते हैं उसी में से क्वेश्चन पूछता है और 100% उसी में से क्वेश्चन लड़ता है, क्योंकि हम एनसीईआरटी ही क्वेश्चन कराते हैं। एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन कराते हैं जो बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है। हुबहुब 80% इस साल लड़ा हुआ था। इस साल 80% क्वेश्चन मेरा लड़ गया था। इस साल का बात करें, अगले बार 2026 में हम सोच रहे हैं 90% क्वेश्चन लड़ा दे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों से। चलिए, कभी भी आप सभी टॉप भी करना है, हबड़ा के कभी घबरा के पेपर नहीं दीजिएगा। जो हबड़ा जाते हैं वो रिजल्ट को धोखा दे देते हैं। ये सब हम लोग के साथ हो चुका है। हबड़ा के कभी किसी के साथ साझा ना करें, और वो जो कहेगा उसका आप मत कीजिएगा कि हाँ हाई इसका आंसर हाई सही होगा, उसका आंसर हाई सही होगा। जो आपको माइंड में आ रहा है उसी को टिक लगाइए। दोबारा आप उसको सही गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का माइंड जो होता है डाइवर्ट हो जाता है एग्जाम के समय में, और रिजल्ट आप सभी लोग खराब कर लेते हैं। तो ऐसा बात नहीं करना है। रिजल्ट जब अच्छा रहेगा तब कोई पूछेगा। अगर रिजल्ट खराब रहेगा, और मानिए कि एक मेरा बात है जो आप सभी को अच्छा तो लगेगा और बहुत आदमी को बुरा भी लगेगा। इसके लिए हम बता देते हैं, जब भी आप एग्जाम दे के आओगे ना तो सब लोग पूछेगा बउआ पेपर बढ़िया से गया है कि नहीं गया। तो बच्चा जितने में छात्र एवं छात्राएं पढ़ रहे हैं तो वो लोग तो कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा गया है और हम लोग बहुत बढ़िया से लिख के आए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े। ऐसा तो होता है अक्सर। हाँ, हम लोग भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े थे, जो आया था वो लिखे थे, उस पे भी नंबर देता है। क्योंकि बहुत शिक्षक जो होता है
टाइट होता है। कॉपी जो चेक करता है ना, बहुत शिक्षक जो कॉपी चेक करते हैं, हम नहीं नाम बताएंगे कि हाँ ये लोग चेक करते हैं। बहुत शिक्षक कॉपी जो चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम का, वो कैसे चेक होता है? सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में चेक होता है। और बहुत मास्टर पूरा टाइट तगड़ा परफॉर्मेंस के साथ उसका आंसर देखते हैं और आप लोग काटते हैं कॉपी में। जिससे मानिए कि हमको मानिए कि हमको ये काटना है, ठीक है, जैसे हमको हई काटना है तो हम लोग ऐसे ही ना काटते हैं। तो ऐसे काटिएगा नहीं, क्योंकि उसका नंबर आप सभी का भी कट जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, तो बहुत आदमी क्या करता है, जब आदमी फेल होता है ना, तब वो लोग कहता है क्या बउआ आप नहीं पढ़े हुए थे क्या कि आप फेल हो गए हैं? तो ऐसे ऐसे बात सुनना पड़ता है। तब जब आप पास हो जाइए ना, मोहल्ला वाला दौड़ के आएगा, बउआ कौन डिवीजन आया है? फर्स्ट डिवीजन आया है, ठीक है, तो मिठाई खिलाओ। सबसे पहले यही होता है, ठीक है। सच्चाई है तो हम सच्चाई बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो सच्चाई होता है हम सच्चाई के साथ ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्लास को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे क्या कर रहा है उसके बारे में जानते हैं। चलिए साथियों आइए। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है? मतलब क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो कृषि में उगाई जाती है? तो चलिए आप बताइए, तो हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज्यादा समय आप सभी का नहीं लेंगे, ठीक है। टेक्निकल टीम बोतल किधर है, भेजिए। और भी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के पढ़ाई के लिए आप सभी लोग। आइए अब हम पढ़ेंगे गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। गहन जीविका कृषि, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार की कृषि अन्य क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों को सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। गहन जीविका कृषि क्या कहती है? इस प्रकार की कृषि में अन्य क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? चलिए तो हम लोग जानते हैं और समझिए
क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की खेती कृषि की जाती है? ठीक है, तो बताइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भूस्वामित्व के विलायता के अधिक, देखिए, भूस्वामित्व के विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोते का आकार छोटा और आर्भाभर हो जा रहा है। मतलब भूस्वामित्व के विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और आर्भाभर हो जा रहा है। तो आगे बताते हैं क्या है। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। मतलब जो कृषि है वैकल्पिक रोजगार नहीं होने के कारण सीमित भूमि पर अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। मतलब इसका अर्थ कह रहा है किसान जो है वैकल्पिक रोजगार नहीं होने के कारण नहीं होता है, सीमित से अधिक पैदावार मतलब अधिक उपज लेने की कोशिश करता है। अतः कृषि भूमि का बहुत अधिक दबाव है। कृषि भूमि जो होता है उसका बहुत अधिक दबाव है। तो चलिए वाणिज्यिक कृषि के बारे में जानते हैं। क्या होता है वाणिज्यिक कृषि? इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशक का प्रयोग से अधिक पैदावार प्राप्त करता है। कृषि वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब के चावल वाणिज्यिक की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। चलिए इसके बारे में समझा दे। यह प्रकार की कृषि है। इस प्रकार की कृषि में मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश, मतलब इस प्रकार की जो कृषि है उसमें मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग से और पैदावार प्राप्त करता है। कृषि में वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, जो परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। ठीक है, तो चलिए आगे।
क्या आप उन फसलों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो एक देश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? तो चलिए सोपान कृषि के बारे में पढ़ते हैं। सोपान कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। सोपान कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ है। जो सोपान कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पाद उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। जो सोपान कृषि है, जो रोपने का कार्य करता है, दिखे। सोपान कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। सोपान कृषि क्या है? एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। सोपान कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ है। जो सोपान कृषि के व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पाद उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो चलिए आगे जानते हैं क्या। आइए, भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण सोपान फसल है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक की कॉफी वहां की मुख्य सोपान फसल है। क्योंकि सोपान कृषि में उत्पादन वृक्ष के लिए होता है। जैसे इसको हम समझा देते हैं, जैसे क्या होता है। चलिए आइए। जो भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण सोपान फसल है। जो असम और उत्तर बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य सोपान फसल है। क्योंकि सोपान कृषि में उत्पादन वृक्ष के लिए होता। ठीक है। और उसके बारे में हम बताते हैं। होता है। चलिए आगे हम बताते हैं। होता है, यही ना। होता है। इसके विकास के परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो चलिए शास्य प्रारूप क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। शास्य प्रारूप क्या होते हैं, आइए। अभी
एक टॉपिक इसको पढ़ा के हम आज का क्लास एंड करते हैं और कल की क्लास में मुख्य फसलें के बारे में जानते हैं। ठीक है, अपने भारत में भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं से संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों के शास्त्र प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में 3 शास्य ऋतु है जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो बताते हैं। तो चलिए, आप अपने भारत में भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों के बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शास्त्र प्रारूप में प्रतिबिंबो होता है। इसके लिए देश में बोई जाने वाली फसल में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसल, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। और भारत में 3 शास्य ऋतु हैं जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ फसल और जायद। चलिए रबी फसल के बारे में पढ़ते हैं। रबी फसल क्या कह रहा है? रबी फसलों को ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और गर्मी ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलों, यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। उत्तर और उत्तरी पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर और दिसंबर के मध्य में इसको बोया जाता है। मतलब जो रबी फसल होता है उसको शीत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन, ठंडा का जो मौसम होता है उसमें अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोया जाता है। जो गर्मी मतलब ग्रीष्म ऋतु मतलब अप्रैल एवं जून में उसको काटा जाता है। और गेहूं, जो मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती है। उत्तर और उत्तरी पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। तो चलिए आगे जानते हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम बंगाल विक्षोभों से
होने वाली वर्षा इस फसलों के अधिक उत्पादन के सहायक होती है, जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरी क्रांति के सफलता भी उपयोग रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। जो शीत ऋतु होती है, शीतोष्ण जो शीत ऋतु है वह शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभों से होने वाली वर्षा इस फसलों से अधिक उत्पादन के सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयोग रबी फसल की वृद्धि में महत्वपूर्ण कारक है। तो चलिए आगे चलते हैं। खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ की जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस क्षेत्र में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूल और मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब। तो चलिए इतना हम बता देते हैं। चलिए उसके बाद हम बताएंगे। जो खरीफ फसल है देश में विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। जब मानसून आता है उसके साथ खरीफ फसल को हमनी के बोते हैं और सितंबर और अक्टूबर में उसको काट लेते हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसल में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूल, मूंगफली, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा बता देते हैं। आइए, पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसल है, आस, अमन और बोलो बोई जाती है और रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूजा, खरबूजे, खीरे, सब्जी और चाले की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। मुख्य फसल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे।
प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और रक्षाबंधन की खुशखबरी आने वाले हैं और हम क्या करिए कुछ अपडेट किए रक्षाबंधन के बारे में, तो आप सभी लोग जाके रक्षाबंधन वाले जो है ना, कुछ हम अपने से लिखे हैं, कुछ अपने से तैयार करके लिखे हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा। रक्षाबंधन का जो अपकमिंग आने वाला लाइव स्ट्रीम है उसमें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बढ़िया से हम शानदार तरीके से अपने चीज के अंदर में सब चीज लिखे हुए हैं और जाके वो लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शाम सदाशिव।